अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अब हम नमूनिया के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को पढ़ें जिसके अंदर हमने ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा को स्टडी किया। अब हमारे पास जो थर्ड डिजीज़ है वो नमूनिया है। तो नमूनिया को हम कहेंगे कि ये एक इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन इस वजह से है क्योंकि ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होती है। पहले जो हमने डिजीज़ पढ़ी थी वो हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन थी, या किसी भी पेशेंट के अंदर उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं पे इन्फ्लेमेशन का नाम था, नालियाँ तंग हो जाती थी और इस किस्म के प्रॉब्लम होते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि नमूनिया एक इन्फेक्शन है जो लंग्स के अंदर होता है। अगर एक लंग के अंदर इन्फेक्शन है तो उसको सिंपल नमूनिया कहा जाता है। लेकिन अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोनों लंग्स पे अफेक्ट कर जाते हैं, दोनों लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर इसको डबल नमूनिया का नाम दिया जाता है, बिकॉज द बोथ लंग्स आर इन्फेक्टेड बाय द सम टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इस बीमारी की इसको काज करता है। तो उसमें हमारे पास एक ख़ास किस्म का फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक फंजाई है जो नमूनिया की बीमारी काज करती है। उसका एक नाम है जिसे हम बोलेंगे स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक फंगल की टाइप है या फंगस की टाइप है जो हमारे लंग्स के अंदर एंटर होता है और वहाँ पे इस बीमारी को पैदा करना शुरू कर देता है। जब ये हमारे अंदर या किसी के अंदर भी इंसान के अंदर नमूनिया काज करना शुरू करता है तो कुछ स्टेप्स हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लंग्स के अंदर एंटर होता है, स्टे देयर, वहाँ पे क़याम करता है। ऐसे कह रहे हैं कि वहाँ पे अपनी मखसूस जगह पे रहना शुरू करता है। वहाँ पे स्टे करने के बाद फ़ौरन ये अपनी नंबरिंग इंक्रीज़ करता है। नंबर इंक्रीज़ का मतलब है ये अपनी रिप्रोडक्शन देना शुरू कर देता है, अपने ऑफ स्प्रिंग पैदा करना शुरू कर देता है, बच्चे देना शुरू करता है और इसकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद जब ये अपने ऑफ स्प्रिंग दे रहा होता है, अपने बच्चे पैदा कर रहा होता है, तो हमारे टिश्यू को भी साथ डैमेज कर सकता है। लंग्स के अंदर के जो टिश्यू हैं उनको डैमेज करता चला जाएगा जब ये अपनी तादाद को बढ़ा रहा होगा। उसके साथ साथ जैसे ही हमारे लंग्स के टिश्यू डैमेज होंगे उनके अंदर पस पैदा होना शुरू हो जाएगी, मतलब पीप पैदा शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन होगी, फ्लूइड होगा, रेशा सा पैदा शुरू होगा और वहाँ पे मतलब वो पेशेंट को प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया क्या करता है, किसी भी पेशेंट के अंदर इस बीमारी को डिवेलप करता है। हालांकि वो लंग्स के अंदर इसलिए एंटर होता है ताकि वो अपनी नंबरिंग को इंक्रीज़ कर सके, अपनी तादाद को बढ़ा सके। अपनी तादाद को बढ़ाने के साथ साथ वो पेशेंट के लंग को बिल्कुल डैमेज कर देता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैक्सीन्स हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ किस्म की एंटीबॉडीज़ हैं या एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इस डिज़ीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। इसमें वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ इसलिए इस्तेमाल हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे हमने हमारे लंग्स के अंदर दाखिल होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना होता है। क्योंकि स्ट्रिप्टोकोकस लंग्स के अंदर एंटर हो चुका होता है तो उसको किल करने के लिए कुछ वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस नमूनिया की बीमारी को ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो डिज़ीज़ है वो एस्थमा है, मतलब एक एलर्जी का नाम है। ये लंग्स के अंदर या सांस की नालियों के अंदर होने वाली एक एलर्जी है जिसकी जब ये एलर्जी होती है, एस्थमा होता है, तो पेशेंट की जो सांस की नालियाँ होती हैं जैसे कि ब्रोंकाई है उनके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस पैदा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। वहाँ पे जो रेशा पैदा होने की अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है, मतलब टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हो जाता है और इस किस्म के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एज़मा के अंदर हर मरीज़ के अंदर जो इलामात होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। कुछ पेशेंट्स को मतलब मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी को स्ट्रेस इन ब्रीथ आ जाता है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाती है, वीजलिंग आती है, मतलब जब वो सांस लेते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है सीटी के अंदर से आवाज़ आ रही है, उनकी जो चेस्ट है वो टाइट हो जाती हैं। इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट्स को। तो एस्थमा एक एलर्जी का नाम है और इस एलर्जी में हम कह सकते हैं कि जिस पेशेंट को एस्थमा होता है या जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको कुछ ख़ास किस्म के केमिकल बहुत अफेक्ट करते हैं। मेन उनको डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे ही डस्ट पार्टिकल का सामना इस पेशेंट को होता है वो फ़ौरन से उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। या फिर उसको अगर किसी किस्म का परफ्यूम, सबसे ज़्यादा पोलन ग्रेन्स जो प्लांट्स के ऊपर होती हैं
तो स्प्रिंग सीज़न में ज़्यादातर उनको ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जैसे ही फूलों के ऊपर पोलन ग्रेन आना शुरू होता है तो ये पेशेंट बहुत प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ता है। इनका जो एस्मा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उनको सांस में तंगी आ रही होती है, उनको टेम्परेचर वगैरह हो रहा होता है। तो मतलब सोते वक्त या सांस लेते वक्त बिल्कुल विस्लिंग की आवाज़ आती है, सीटियों की आवाज़ सी आती है। तो इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए कुछ इस किस्म के एंटीबॉडीज़ को इस्तेमाल किया जाता है या इस किस्म के केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है जो सांस की नालियों को थोड़ा सा खोल सकते हैं, ताकि पेशेंट को मतलब रिलीफ हासिल हो सके। ज़्यादातर इस डिज़ीज़ के अंदर इन्हेलर को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने इसको ड्रा भी किया है कि ये नॉर्मल इसकी पेशेंट की सांस की नालियाँ जिनके अंदर से मतलब एयर मूव हो रही होती है, अगर इनको एस्मा का प्रॉब्लम होने लग जाता है तो उनकी अंदर सांस की जो नालियाँ वो कुछ इस तरह से बंद हो जाती हैं और अंदर बहुत कम जगह उनके पास रहती है जहाँ से उनकी हवा फेफड़ों तक एंटर हो सकती है और फेफड़ों से वापस फिज़ा या हवा उनके मुंह से बाहर रिलीज़ हो सकती है। तो पेशेंट को सांस लेने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ ये हमने 4 डिजीज़ कर लिए हैं, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, नमूनिया और एस्मा। ये हमारी चंद ऐसी डिजीज़ थी जो सांस से रिलेटेड थी, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर थी। तो वैसे तो हमारे मुल्क के अंदर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट को काफ़ी सारी रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर होती हैं, लेकिन चंद एक ऐसी डिजीज़ थी, मेन डिजीज़ थी, जिसको हमने इन अपने 2 लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं।